हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैट ब्रोस की तरफ से मैं हूं जिनेदर, मेरे साथ हैं जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। मोटा भाई, जब एक बंदे ने इतनी मेहनत करके डीजल स्टीम इंजन से आपकी जान छुड़वा के इलेक्ट्रिफिकेशन पे ले आए हो, ईवी इंजन डाल दिए हो, रेलवे की बात कर रहा जी, जी। हूं, और उसके बाद आपको भाई इतनी मेहनत करके इतने खर्चे के बाद आपको हाइड्रोजन वाले जो इंजन है उन पे ले जाएं, क्यों भाई? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 30,000 करोड़ का बजट लगा के? बात सुने ना, इंसान वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। पहले आपको पता है कि कोयले पे ट्रेन चलती थी, फिर उसके बाद डीजल पे चलनी शुरू हो गई। ठीक है ना, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। बिल्कुल, मतलब वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अपडेट करना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपनी मिसाल ले लें कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, हम कहाँ पे खड़े हैं और जो वक्त के साथ साथ अपडेट कर रहे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। ये मेन डिफरेंस आप इसी चीज से लगा लें, क्योंकि भाई हमारा रेलवे सिस्टम वहीं का वहीं रुका हुआ है और इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन चुका है अब तक। वो क्यों बन चुका है? उन्होंने 30,000 करोड़ अगर लगाया है ना, तो उनको नई चीज नजर आई है, नई टेक्नोलॉजी नजर आई है भाई। उन्होंने लगाते ही अपना नया डेवलप करना शुरू कर दिया और हाइड्रोजन ट्रेन जो है चला भी दी है। बिल्कुल, उसकी इनॉग्रेशन हमने देखी थी, पहली ट्रेन राइड भी हमने देखी थी, उसपे और जिन हमारे क्रिकेट भाइयों ने राइड किया, ये आपने लाजमी बताना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपनी वॉइस क्लोन करना चाहते हैं, किसी की भी वॉइस को क्लोन करना, और अगर आप हमारे ऑटोमेशन करते हैं और अगर आप 11 लैब्स यूज करते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो भाई सस्ता तरीन टूल आ गया हमारे पास बुकोजेन, जिसपे आपको कितने 70 से ज्यादा जुबानें जो हैं और 18,000 वॉइसेस मिलेंगी और आप वॉइस क्लोन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको भाई फ्री साइन अप करते हुए 1000 क्रेडिट फ्री भी मिल जाएंगे भाई साहब। तो प्लीज जाके चेक तो करें भाई, चेक तो करें। आप चेक करें, अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो बता दीजिएगा। कोई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन रेलवेज ने ईवी से शिफ्ट किया हाइड्रोजन पे। देखते हैं भाई। क्या आपको पता है भारतीय रेलवेज ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। ज्यादातर जो रेल सेक्शंस है, कुछ घाट सेक्शंस को अगर हम उसमें से निकाल दें तो इलेक्ट्रिफिकेशन भारत के अंदर पूरा हो चुका है। और इसके वजह से ना सिर्फ हम एक इलेक्ट्रिफाइड कंट्री बने हैं, लेकिन दुनिया के उन रेयर कंट्रीज में से बन गए हैं जो तकरीबन 100% एक्यूरेटली कहे तो 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन तक अपने नेटवर्क में पहुंच पाई है। और इसलिए एक ऑब्वियस सवाल उठता है, इतना खर्चा हम इलेक्ट्रिफिकेशन पे कर रहे हैं, इतनी सारी लोकोमोटिव जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन्स के द्वारा खींची जा रही है, तो अचानक से ये हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसी सवाल का जवाब आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन ट्रेन्स रिप्लेस नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को। नॉर्मल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो है वो भारतीय रेलवे के सिस्टम में चलती ही रहेगी और हाइड्रोजन को एक लिमिटेड और स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डेवलप किया जा रहा है। देखो, भारतीय रेलवे की जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है ये एक एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? लोकोमोटिव जो है वो एक पार्ट है ओवरऑल सिस्टम्स का, जो कि रेलवेज की ट्रैक्शन या कहे तो जिस चीज से वो चल रही है, जिससे पहिए घूम रहे हैं, उसको चलाने का सिस्टम का एक भाग है। एक्चुअल में जो हमारी फ्यूल है यहाँ पे इस केस में, ये जो पावर है वो ओवरहेड केबल्स के जरिए आ रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रैक्शन सबस्टेशंस, ग्रिड पावर, इन जैसे सिस्टम्स के साथ साथ कैटेनरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो ऊपर के तारों का पूरा सिस्टम है उसकी जरूरत पड़ती है। और अगर रेलवेज को चलते रहना है तो 100% फंक्शनैलिटी इन सारे के सारे केबल्स में चलती रहनी चाहिए। और अगर कोई ओवरहेड वायर फेल होती है तो एक लोकोमोटिव पूरी तरीके से परफेक्ट हो सकता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं हो सकता। और इसकी वजह से अगर फेलियर वगैरह होता है ग्रिड सिस्टम के अंदर, कोई पेड़ वगैरह अगर गिर जाए, लैंडस्लाइड हो जाए इन तारों पे, तो ओवरऑल जो है हमें सिस्टमैटिक फेलियर देखने मिल सकता है, लाइन चल नहीं सकती। रिसेंटली जब बहुत सारी वर्षा हुई थी मुंबई रीजन के अंदर, इनफैक्ट चीरापुंजी से ज्यादा मौसम जो है लोनावला के अंदर रेनी बन गया था,
तब कुछ लैंडस्लाइड्स हुई जिसकी वजह से बोर घाट के कुछ ट्रैक्स जो है कई दिनों तक बंद पड़े रहे और इसीलिए कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी भारतीय रेलवे को कुछ ट्रेन की जरूरत तो पड़ेगी ही जो कि लोकोमोटिव को चलाए रख सके और उनको बिजली का जो ये ओवरहेड कंटेनरी सिस्टम है वो एज सोर्स ऑफ पावर इस्तेमाल न करना पड़े। मेनली आज के डेट में ये जो काम है ये डीजल लोकोमोटिव के द्वारा किए जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव जो है वो अपना खुद का फ्यूल कैरी करता है और इसके वजह से उसको ऊपर के बिजली के तारों की जरूरत नहीं पड़ती और इसके वजह से ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस लेकिन कभी कोई मेंटेनेंस करना हो, तारों का ही मेंटेनेंस करना हो जिस समय पर उनके अंदर की बिजली को बंद करना पड़े और दूसरे सिनेरियोज में डीजल लोकोमोटिव्स ही मेन ऑप्शन निकल कर आते हैं फॉर इमरजेंसी मूवमेंट। इनफैक्ट दोस्तों जो रेल यार्ड्स होती है जहां पर आपको बहुत सारे ट्रैक्स, मल्टीपल पॉइंट्स एंड स्विचेस देखने को मिलते हैं वहां पर भी आपको डीजल लोकोमोटिव ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। जनरली वो पुराने होते हैं लेकिन डीजल नजर आते हैं क्योंकि उनको किसी भी बाहरी डिपेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार पैंटोग्राफ सिस्टम स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती और बस वो अपने पावर के जरिए ही अंदर बाहर करते हुए शंटिंग का काम अच्छे से कर सकते हैं और इसकी वजह से टेम्पररी ऑपरेशन सिस्टम्स के अंदर कहे, मेंटेनेंस के अंदर कहे, रेस्क्यू कहे, इन सब कंडीशंस में एक लोकोमोटिव की जरूरत है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड हो। लेकिन चैलेंज ये है कि कई डीजल लोकोमोटिव्स को क्लीनर ऑल्टरनेटिव के साथ में अब रिप्लेस करने की जरूरत है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ गया है वैसे वैसे डीजल लोकोमोटिव्स की जो हमारी फ्लीट है उसको मेंटेन कराए रखना, अप टू डेट रखना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा और प्रोडक्शन भी इनकी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स हमारे देश के ऐसे हैं जो कभी भी इलेक्ट्रीफाई हो ही नहीं सकते। वो क्या है आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन यही पे कहीं बीच में हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स का रोल सामने आता है। देखो हाइड्रोजन लोकोमोटिव भी अपना फ्यूल जो है वो ऑन बोर्ड कैरी करती है, ट्रेन के लोकोमोटिव के अंदर ही वो स्टोर्ड होता है। उसके अंदर लगा हुआ जो फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन को बिजली में कन्वर्ट करता है, बिजली ट्रैक्शन मोटर्स को पावर देती है और फिर वो चलती है। टेक्निकली इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, डीजल लोकोमोटिव्स भी होती है, जनरली इस तरीके से चलती है क्योंकि वो डीजल इलेक्ट्रिक होती है। डीजल जो होता है वो एक जनरेटर को चलाता है, जनरेटर की बिजली जो है वो ट्रैक्शन मोटर्स को चलाती है। जैसे कार के इंजन में क्रैंकशाफ्ट वगैरह के थ्रू डायरेक्ट पावर डिलीवरी होती है, गियर बॉक्स वगैरह के थ्रू, वो नहीं होता ट्रेन के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन भी डीजल ट्रेन की तरह बिना ओवरहेड वायर्स के अपने पावर के जरिए चल सकती है और इसलिए डीजल के कंपैरिजन में ये बहुत सिमिलर है। फ्यूल अलग है और डीजल लोकोमोटिव जहाँ पे हार्मफुल स्मोक्स एमिट करता है ये बेसिकली वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन जो है एज वेस्ट गैसेस एमिट करती है, बेसिकली पानी ही इसमें से निकलता है। लेकिन फिर अगर ये क्लीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था ही तो हमने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन किया क्यों? देखो बिजली जो है ना इसको पॉइंट ए टू पॉइंट भी सप्लाई करना बहुत आसान होता है। बस बेसिकली तारों के थ्रू बिजली बहती है। अगर आप एक सिस्टम बना दो तो आप मल्टीपल सोर्सेस के जरिए तारों में बिजली फैला सकते हो। इनफैक्ट एक जो हमारी ग्रिड होती है जो कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड कंटेनर को बिजली देती है वो फेल भी हो जाए तो भी बैकअप ग्रिड्स बिना किसी के इंटरवेंशन के ऑटोमेटिक बिजली का सप्लाई वहां पे पहुंचा देते हैं। हाइड्रोजन को बल्कि जो है हमें कहीं पे प्रोड्यूस करना होगा, स्टोर करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, फ्यूलिंग करनी पड़ेगी लोकोमोटिव्स की और तब जाके ये यूज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते ही है। बट इसके वजह से एनर्जी लॉस भी होता है हर एक स्टेप में, तो ओवरऑल ये महंगा ही पड़ेगा बिजली से चलने वाले ट्रेन के लिए। तो फिर अब इनका एप्लीकेशन क्या है? देखो कुछ पर्टिकुलर रूट्स है भारतीय रेलवे की जो कि ब्रांच लाइंस की तरह है। यहाँ पे ये लोकोमोटिव जो है पर्टिकुलरली उस लाइन को किसी मेन लाइन से सेपरेट करते हैं। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो है वो थोड़ा सा उस लाइन तरफ जाता है जहाँ पे टर्मिनस होता है और फिर वो बेसिकली लोकोमोटिव रिटर्न आ जाता है। अब एग्जांपल में अगर आपका इसका दूं तो जो हमारे सेंट्रल लाइन है वहाँ पे 40गांव रेलवे स्टेशन से धुले इस शहर की तरफ में एक लाइन जाती है जो कि बेसिकली आप मान के चलो एक ही लाइन है जो जाती है और दिन भर वहां से कुछ ट्रेन रिटर्न आती है लाइक पैसेंजर्स। ऐसे कई रूट है देश के अंदर, एक तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। दूसरी बात अब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं? देखो हालांकि इन जो लाइंस है इनको भी कई जगह इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है लेकिन कई लो ट्रैफिक रूट्स के ऊपर फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं नजर आती है। सब स्टेशन, ट्रांसमिशन, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह सब कुछ जो है इंस्टॉल करने के लिए, तो ये लोकोमोटिव्स उन रूट पर काम में आएगी। एट द सेम टाइम दूसरा ऑप्शन है डिफिकल्ट टेरेन का। अब दोस्तों कई रूट्स ऐसे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जहां पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन बचा है। अब इन रूट्स पे फॉलिंग ट्रीज, माउंटेन लैंडस्लाइड्स, बहुत खतरनाक वेदर, इन चीजों की वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर कंटेनरीज को सीधा बंद करके इन लोकोमोटिव्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेन पर्पस इन लोकोमोटिव्स का है नैरो गेज ट्रेन्स के लिए। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर कई नैरो गेज ट्रेन्स चलती है। माथेरान के अंदर एक चलती है,
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हमें चलती हुई नजर आती है, कुछ ऐसे सिमिलर रूट्स है। तो ये जो लोकोमोटिव्स है इनको अगर हम इलेक्ट्रीफाई करने जाए कंटेनरी सिस्टम के जरिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार नजर आएगी विजुअली। इनफैक्ट कई रूट्स इनमें से यूनेस्को साइट्स में भी आती है, तो ये सिस्टम्स जो इम्प्लीमेंट करना एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है उस ट्रेन के सिस्टम का, उसको छेड़ना जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वहां के भी करंट रनिंग कोल एंड डीजल लोकोमोटिव्स को फ्यूचर में रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल इकोसिस्टम इसका खत्म होने लगेगा और तब हाइड्रोजन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल कर आ सकता है। तो ये भी जो है यहाँ पर ऑप्शन में नजर आएगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हालांकि हम दुनिया के चुनिंदा देशों में से बन गए हैं जो आज हाइड्रोजन बेस्ड लोकोमोटिव वाली ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन ये कभी भी वाइड स्प्रेड होने नहीं वाली और वो पहले से प्लान में ही है। ये चुनिंदा नंबर में बनेगी। पहली वाली ट्रेन तो बहुत समय टेस्ट होगी और उसके बाद में ये जो मैंने स्पेसिफिक सिनेरियोज बताए वहां पर ये डीजल लोकोमोटिव्स को रिप्लेस करते हुए नजर आएगी या कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के अंदर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभरेगी। तो ये कोई मास प्रोडक्शन में जाने वाला प्रोडक्ट नहीं होगा और ये दुनिया भर में देखा गया है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हो जिन्होंने इस तरीके की ट्रेन्स बनाई है, इनका मास अडॉप्शन कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक केस के लिए ही इस्तेमाल होती रही। और इसी तरीके से अगर आप लोकोमोटिव्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो या एक रियल फैन हो तो ये जो यहाँ पर मेरा आर्ट वर्क लगा हुआ है ये मेरी ही मर्चेंडाइज है जो आप मेरी वेबसाइट के जरिए परचेज कर सकते हो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट में करूंगा कि आप जरूर हमारी मर्चेंडाइज को चेकआउट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन वाला जो प्रोजेक्ट इनका चला है वो काफ़ी सक्सेसफुल तो है, लेकिन बहुत सारे इंडिया के ऐसे रीजन है जहाँ पे भाई वो सक्सेसफुली रन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे भाई साहब अभी तक तो इलेक्ट्रिक वाली जो लोकोमोटिव है वो ही नहीं चल पा रहे। जिस तरह पहाड़ी तौर से इलाके उस जगह जहाँ मतलब उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक ट्रेन का जाल नहीं बिछाया, जाल ही नहीं बिछाया जा सकता, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क कैसे करेगा? वर्क कैसे करेगा? अभी भी मेरे ख्याल डीजल इंजन चल रहे हैं। इस वजह से मैं भी सोचूं कि क्या हमें इंडिया में मतलब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ गई हैं, हाइड्रोजन ट्रेनें आ गई हैं, फिर ये डीजल ट्रेनें क्यों इन्होंने चलाई हुई हैं रूट्स पे? तो इस वजह से हमें पता चला कि भाई जिस जगह पे मतलब इलेक्ट्रिक जाल नहीं बिछे हुए वहां जाके ये चलाएंगे वो ट्रेनें। आप देखो ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक जाल बिछाना वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, सब तरह के मसले हो सकते हैं। और जब फॉरेस्ट के बीच से गुजरती वो जा रही, जैसे हमने देखा था वो दूध सागर वाला वो जो रीजन एरिया है वहाँ पे भी, उसके अलावा और भी बहुत सारे इनके माउंटेन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे भाई वो लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है, 100 तरह के मसले हो सकते हैं, तो वो जाल खराब कर सकती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का चलना तो भाई वैसे ही बहुत ही नामुमकिन सी बात है। तो इसके लिए भाई लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडियन रेलवे जिस तरह तरक्की कर रही है भाई आने वाले कुछ सालों में वो इसका भी कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। लेकिन ये जो डीजल इंजन चल रहे हैं, एक तो ये क्या नाम है मालगाड़ी के लिए ये डीजल इंजन यूज होता है, दूसरा जो ट्रेन के लिए मतलब जो पैसेंजर ट्रेन के लिए डीजल इंजन यूज होता है वो कौन कौन सी सिटीज में चलता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब तो जो मालगाड़ी जिसको तुम कह रहे हो उसके लिए भी भाई साहब इलेक्ट्रिक इंजन निकाल दिया और वंदे मालगाड़ी भी चल पड़ी है भाई साहब। अच्छा, ट्रेन का तो ट्रैक ही अलग बना दिया, फ्लाइट ट्रेन का ट्रैक अलग बना दिया, लेकिन मैंने कई हद तक देखा ना जो अपना मालगाड़ी को जिसके डीजल इंजन लगाए हुए हैं अभी तक उन्होंने, तो इस वजह से हो सकता है भाई। लेकिन हमने तो देखी थी अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे पास एक वीडियो आई थी जिसमें हमने देखा कि भाई वंदे मालगाड़ी भी बनके तैयार हो गई है। और वंदे मालगाड़ी बिल्कुल भाई वंदे मालगाड़ी वो बाहर से दिखने में पूरी वंदे भारत जैसी ही लग रही है, लेकिन अंदर से आप अगर उसका इंटीरियर देखते हो तो क्या बात है, क्या कहने हैं भाई साहब। और उसका सक्सेसफुल रन भी उन्होंने पहली ट्रायल में देख दिया है कि 145 किलोमीटर की स्पीड पे भाई साहब वो भागती हुई नजर आई थी हमें। तो देखते हैं भाई अब ये फ्रेट ट्रेन का फ्यूचर। अच्छा, ये जिस तरह पैसेंजर ट्रेन का मुस्तकबिल रोशन है इंडिया में, इस तरह फ्रेट ट्रेन का भी रोशन मुस्तकबिल है इंडिया में, और आने वाले वक्तों में तो ये मुझे लगता है सारा कन्वर्ट ही हाइड्रोजन पे हो जाएगा। और वंदे भारत का जो ट्रेनों का ट्रैक्स भी सुना था कि बिछा रहे हैं कि जो वंदे भारत 200 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगी ट्रैक के ऊपर, उसकी अपडेट कहां तक पहुंची है, न्यू ट्रैक्स पे काम उसकी अपडेट कहां तक पहुंची ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है भाई साहब, वोकल पे जाके एक दफा ट्रायल आदमी कीजिएगा और हमें रिव्यूज भी बताइएगा कि किस तरह का लगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।